गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं रजत सिंह आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। अभी हमें पता है 16 से 17 नवंबर के बीच में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी नाइजीरिया गए हुए हैं। नाइजीरिया में जाने के बाद उनको ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर का से उनको सम्मानित किया गया है। और क्यों ज़रूरी है नाइजीरिया इंडिया के लिए, इसके साथ साथ पेपर के पर्सपेक्टिव से भी हम टॉपिक को समझेंगे और इंडिया नाइजीरिया की रिलेशनशिप के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक के लिए, इंडिया नाइजीरिया रिलेशनशिप के लिए। अच्छा, जैसे वहाँ पर जो प्रमुख हैं नाइजीरिया के, उनका नाम है बोला अहमद तिनुबू। नाम याद रखिएगा, बोला अहमद तिनुबू। तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पहुंचते हैं नाइजीरिया, तो हालांकि उनकी पहली विजिट जरूर होगी नाइजीरिया की, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा अपनापन मिलेगा। हमें पता है कि नाइजीरिया में एयरटेल, बजाज, टाटा, कई सारी कंपनियों ने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया के लिए नाइजीरिया में सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की 150 से ज़्यादा कंपनीज ने नाइजीरिया में अपना इन्वेस्टमेंट दिया है और 7 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा का निवेश नाइजीरिया में इंडिया का हो चुका है। नाइजीरिया और इंडिया ये दोनों में कई सारी कॉमन चीज़ें भी हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें दोनों को साथ में आकर के उन पर काम करने की आवश्यकता है। जैसे हम जानते हैं इंडिया और नाइजीरिया ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था। अच्छा ठीक है, इस पर बात करने से पहले सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल की रीच पहुंचाइए। और हिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले हम आपके सामने ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर के आएंगे, उन पर गहन बात करेंगे, जो कि आपके मेंस पर्सपेक्टिव से और कई सारी चीज़ें मैं ऐसे बोल देता हूँ जो पीटी में भी आ सकती है, उस पर्सपेक्टिव से भी ज़रूरी हो जाती है। तो चैनल को ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन ले करके बैठिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स जो होती हैं उनको आप लिखते रहिए और इसको समझते रहिए। मैं वादा करता हूं कि जब मैं ये पूरा टॉपिक खत्म कर दूंगा तो मैं एक चीज को इतनी बार रिवीजन कराता हूं कि कई सारी चीजें आपके जहन में जाकर के बैठ जाती हैं। और चीजें जब जहन में जाकर के बैठ जाती हैं तो उन पे हल्का सा नाम भी आता है तो आपको तुरंत क्लिक कर जाता है। जैसे ब्रिक्स पे मैंने आपको जब पढ़ाया था तो आपसे कोई भी बोलेगा कौन सी 4 कंट्रीज जुड़ी हैं, तो आप तब से बोलेंगे इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मैं किसी भी वीडियो को मैं लॉन्ग करने की वजह से इतना ज़्यादा नहीं होता है। होता क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ उतनी ही अंदर जा करके, कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में जा करके बैठ जाती है। और फिर जब हल्का सा भी कुछ टॉपिक या कुछ आता है, आप भूल रहे होते हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप मुझे पाएंगे। मैं क्वेश्चंस के साथ में आपके बैठा हूँगा और आपको बताऊंगा कि इसका आंसर ये होगा अगर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और हिस्ट्री में जब हम बात करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ 80%, 100% की कोई गारंटी नहीं देता, 80 से 90% यूपीएससी और यूपीपीएससी से सफिशिएंट होता है। तो 80 से 90% के बीच में मैं आपके स्कोर को रखने का पूरा प्रयास करूंगा। और रहते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं रहते हैं, पॉसिबिलिटी है। हिस्ट्री इतना वास्ट सब्जेक्ट है, उसके बाद भी अगर मैं 80-90% पे आपको ला रहा हूँ तो वो बहुत बड़ी बात है। ज्योग्राफी पे जब बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि आपको 90% प्लस पे लेके चला जाऊंगा, लेकिन हिस्ट्री काफी वास्ट सब्जेक्ट है। जब टोटल हिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो आप 80 से 90% के बीच में रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, इंडिया नाइजीरिया रिलेशनशिप में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए। जैसे ये कहीं भी कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी या हमारे नेता जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर पे कहीं भी जाते हैं या कोई भी कंट्री अगर ज़्यादा न्यूज़ में है तो चांसेस होते हैं कि उस कंट्रीज के आसपास की नेबर कंट्रीज का और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जैसे नाइजीरिया हो सकता है क्वेश्चंस, एक मिनट लिया पेन, तो पेन बड़ी मुश्किल मिला है। तो ये नाइजीरिया, ठीक है, हम नाइजीरिया की बात करते हैं। मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके आसपास ही नेबर कंट्रीज कौन सी हैं। जैसे नाइजीरिया की नेबर कंट्रीज में जब हम बात करेंगे तो नाइजीरिया की नेबर, सबसे पहले तो नाइजीरिया के ऊपर नाइजर,
ठीक है। और यहाँ पर कौन सी कंट्री है, चाड, ठीक। नाइजीरिया के ऊपर नाइजर, चाड, ये लेक चाड है, याद रखिएगा, लेक चाड। और ये जो लेक चाड है, ध्यान दीजिएगा, ये बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है, चाड, नाइजीरिया और नाइजर के बीच में बॉर्डर शेयर कर रहा है कौन, लेक चाड। नाइजीरिया के पड़ोसी देशों में कौन कौन से हैं, एक हो गए कैमरन, और कैमरन के साथ में कौन सा है, चाड, चाड के साथ में कौन सा है, नाइजर, नाइजर, चाड और नाइजीरिया के बीच में लेक चाड आ रही है। और उसके बाद कौन सी कंट्रीज है, बेनिन, कौन सी है, बेनिन। क्वेश्चन आ सकता है, क्या बुर्किना फासो या टोगो या घाना नाइजीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है। तो नाइजीरिया के साथ जो कंट्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं, ऊपर से याद रखिएगा, ऊपर से नाइजर, और नाइजर के बाद में कौन सी है, चाड, ठीक। और यहां पर ऐसे ऐसे करके आप लेक चाड लिख लीजिए, लिख लेंगे लेक चाड, और फिर इसके बाद यहां पर लिख लीजिए कैमरन, और जब इधर कैमरन लिख लेंगे तो एक कंट्री बच रही है, वो कौन सी कंट्री हो जाएगी यहाँ पर, बेनिन। कौन सी कंट्रीज होगी, बेनिन। एक बार मैं आपको और रिवाइज करना चाहता हूं, ठीक है, सॉरी, नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया है ये आपका। ऐसे आप शॉर्ट नोट्स जो बनाया करिए वो ऐसे ही बनाया करिए, खासतौर पे ज्योग्राफी में। नाइजीरिया, कभी मैं जब वर्ड मैपिंग, मैं ही वर्ड मैपिंग आपको पढ़ा दूंगा। वर्ड मैपिंग में क्या होगा कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाने के बाद आप एक प्लेन पेपर दीजिएगा, एक कंट्री उठाइएगा और उसकी बॉर्डर जो होंगी वो बॉर्डर आप देखिएगा कि आपको कितनी याद है, जो नहीं याद है उठा करके फिर देखिए और फिर आप जान जाएंगे कहाँ पे मेरी गलती हुई है, ठीक है। नाइजीरिया के ऊपर कौन सा था, नाइजर, और फिर यहाँ पर कौन सा था, चाड, और इनके बीच में यहाँ पर ऐसे करके आप लिख सकते हैं लेक चाड, कौन सी कंट्रीज हो जाएगी, लेक चाड। और फिर इसके बाद यहाँ पर कौन सी कंट्रीज हमने देखी थी, नाइजर हो गया, लेक चाड हो गया, सॉरी चाड हो गया, चाड के बाद यहाँ पर कौन सी थी, कैमरन थी, कौन सी थी, कैमरन थी। और कैमरन के साथ इधर किस कंट्रीज का बॉर्डर शेयर हो रहा था, बेनिन। सिंपल हो गया, क्वेश्चन आएगा, छूटेगा नहीं आपसे। नाइजीरिया के ऊपर कौन सी थी यहाँ पर, नाइजर, उसके बगल में कौन सी थी, चाड, इन दोनों के साथ कौन सी शेयर कर ली, लेक चाड, और चाड के नीचे कौन सी शेयर कर रही है, कैमरन, और कैमरन के नाइजर के बगल में कौन सी है, बेनिन। ये सारी कंट्रीज क्या शेयर कर रही हैं, बॉर्डर शेयर कर रही हैं, किसके साथ, नाइजीरिया के साथ। है सिंपल। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, और टॉपिक था हमारा इंडिया नाइजीरिया रिलेशनशिप का। मैंने इसलिए मैपिंग बताई कि क्वेश्चन आता है तो आपसे गलत ना हो। तो आते हैं दूसरे टॉपिक पे। आखिरकार इंडिया और नाइजीरिया रिलेशनशिप जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें ये चीज देखना चाहिए कि दोनों में कॉमन क्या क्या चीजें हैं, ठीक, कॉमन क्या क्या चीजें हैं। जैसे दोनों ही क्या थे, ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे कि नहीं थे, दोनों ही ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे। जब नरेंद्र मोदी जी वहां जाते हैं तो वो भी गांधी जी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर अफ्रीका में आकर के गांधी जी ने भी अफ्रीका के लोगों को स्वतंत्रता का नमक चखाया था जी। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर और क्या क्या चीज सिमिलरिटी है, तो दोनों में मल्टी एथनिक ग्रुप्स हैं, दोनों कंट्रीज में कई सारे मल्टी एथनिक ग्रुप्स हैं, ठीक है। और क्या है, पॉपुलेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 पे ही मैं कहूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब सेंसस होगा तो हम चाइना को पीछे कर देंगे, नहीं भी हुआ अगर अभी के हिसाब से ही जाते हैं तो सेकंड नंबर पे तो हम हैं ही पॉपुलेशन में। वर्ल्ड में जहां हम सेकंड नंबर पे, वहीं अफ्रीका में
सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस कंट्रीज की है? नाइजीरिया में। तो अफ्रीकन कंट्रीज में टॉप पर कौन है? नाइजीरिया। तो पॉपुलेशन में भी सिमिलरिटी है हमारी नाइजीरिया से। दूसरी चीज कौन सी है? टेररिज्म पे भी हमारी है, और करप्शन। इन दोनों चीजों की समस्याएं भी हम दोनों कंट्रीज में हैं, जिन पर हमें बात करना चाहिए। और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा है जो दोनों कंट्रीज के बीच में होनी चाहिए। ठीक। अब आखिरकार क्या जरूरत थी नरेंद्र मोदी जी का नाइजीरिया जाने की? तो इंडिया नाइजीरिया के लिए, जैसे हमने बताया कि ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था, मल्टी एथनिक ग्रुप्स भी हैं, पॉपुलेशन भी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वर्ल्ड में जहां सेकंड नंबर पे है, वहां अफ्रीकन कंट्रीज में पॉपुलेशन में नंबर 1 पर नाइजीरिया है। और टेररिज्म, करप्शन, ये सब समस्याएं वहाँ उनके साथ भी, यही समस्या हमारे साथ भी हैं। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी वहां पर जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, वो था इंडिया में ट्रेड नाइजीरिया के लिए बहुत ही, मतलब हमारे और नाइजीरिया के रिलेशनशिप का सबसे अच्छा फल आएगा ट्रेड पे। कैसे आएगा? इंडिया के लिए नाइजीरिया क्यों जरूरत है? ठीक है, ये हमारी कॉमन ग्रुप है। अब जरूरत किसकी बात कर रहे हैं? जरूरत। पहले हम जरूरत देखते हैं इंडिया की। इंडिया को आखिरकार नाइजीरिया से संबंध बनाने पर क्या मिलेगा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नाइजीरिया। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल की हमें जरूरत है, और क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा है किसके पास? नाइजीरिया के पास। नाइजीरिया अपने पूरी इकोनॉमी का 90% क्रूड ऑयल बेच करके ही अपनी इकोनॉमी को चलाती है। 90% रेवेन्यू जो नाइजीरिया का आता है वो ऑयल बेच करके आता है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन, इन दोनों चीजों की वजह से हमारे लिए नाइजीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल हम नाइजीरिया से पूरा क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे पास वहां पर ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का कोई भी राइट नहीं है नाइजीरिया में। अगर यहां से संबंध बेहतर होते हैं तो हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का भी वहां पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपने ट्रेड को एक नया आयाम दे सकते हैं। अभी तो हम रशिया से ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक लंबे समय तक इसको माना जाएगा। और क्या रशिया अपने हिसाब से ऑयल को नहीं देगा इंडिया को? इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आया करते हैं। इसलिए इंडिया के पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए। वो अल्टरनेटिव ऑप्शन नाइजीरिया बन सकता है। वहां पर अगर इंडिया को ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की राइट मिल जाता है तो इंडिया क्रूड ऑयल वहां से इंपोर्ट कर सकता है, और क्रूड ऑयल पर जो सबसे बड़ी समस्या है इंडिया की वो ठीक हो सकती है, और हाइड्रोकार्बन को भी स्टैब्लिश कर सकता है इंडिया। कहां पर? नाइजीरिया में। नाइजीरिया को किस चीज की जरूरत है? ठीक है, मैंने बताया 90% जो रेवेन्यू होता है वो ऑयल बेच करके इनके पास आता है। तो इनके पास इंडिया यहां पर जाकर के इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करने का काम कर सकता है। डिफेंस काफी अच्छा है इंडिया को, तो डिफेंस सेक्टर में जाकर के यहाँ पर निवेश कर सकता है इंडिया। इसके साथ साथ एजुकेशन में भी इन्वेस्ट कर सकता है कौन? इंडिया। और बहुत बड़ी कंपनीज इंडिया की जो अभी भी नाइजीरिया में जाकर के अपना निवेश कर चुकी हैं, 150 से अधिक कंपनीज जिन्होंने $7 बिलियन से अधिक का निवेश किया हुआ है, वो कंपनीज भी नाइजीरिया को बूस्टअप करने में मदद कर सकती हैं, और नाइजीरिया भी डेवलपमेंट की राह पर जैसे चल रहा है फिर दौड़ना शुरू कर सकता है। ये सारी चीजें जो हैं वो इंडिया और नाइजीरिया के बीच में ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट। और इंडिया जो है नाइजीरिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया और नाइजीरिया के रिलेशनशिप में कितनी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है कि आपस में संबंध इतने अच्छे हैं नाइजीरिया और इंडिया के,
कि 17 सालों के बाद भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पहुँचते हैं, 17 साल का गैप हो गया लगभग किसी प्रधानमंत्री को गए वहाँ पर। इसके पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए थे 2007 में, और फिर 17 साल बाद 2024 में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुँचे हैं। उसके बाद भी इतनी कंपनीज का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, हम क्रूड ऑयल भी वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं और हाइड्रोकार्बन पे हमारा काम चल रहा है। और हमारे जो ट्रेड है नाइजर से, वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया नाइजीरिया का। तो ये दिखाता है कि हम कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर और दोनों तरीके से, सॉफ्ट और हार्ड पावर दोनों तरीके से नाइजीरिया को अपने पक्ष में कर सकते हैं और ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बिगड़ा हुआ था नाइजीरिया के साथ, यानी हम क्रूड ऑयल की वजह से इंपोर्ट ज़्यादा करते थे, एक्सपोर्ट कम करते थे, उसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, जब इतने बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और डिफेंस में हम उनको सहयोग देंगे तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, ये दिखाई देगा कि हम जो हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अपने मेंटेन कर रहे हैं और हम नाइजीरिया से अपने संबंध को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल, हाइड्रोकार्बन इंडिया के लिए जरूरी है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, डिफेंस, एजुकेशन ये किसके लिए जरूरी है, ये नाइजीरिया की जरूरी है। और सॉफ्ट पावर हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा आप भी थे, ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हम भी हैं, इसके अलावा मल्टी एथनिक ग्रुप्स आपके यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी है, पॉपुलेशन भी आपके यहाँ हमारे यहाँ है, इसके अलावा टेररिज्म, करप्शन दोनों आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। दोनों लोग बैठ करके एक मेज पर बैठ करके इसके सोल्यूशन की हम बात कर सकते हैं और दोनों कंट्रीज आपस में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात कर सकते हैं। ट्रेड में नाइजीरिया ये तक है कि जरूरी नहीं है कि आप डॉलर में ट्रेड करिए, आप लोकल करेंसी में भी आकर के नाइजीरिया तैयार है कि अगर आप ट्रेड करना चाहें तो आप लोकल करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, अर्थात इंडिया अपने रुपए में और नाइजीरिया अपनी जो उसके पैसे हैं उसमें ट्रेड कर सकती है और ट्रेड को बढ़ावा दे सकती है। तो नाइजीरिया के लिए इंडिया और इंडिया के लिए नाइजीरिया दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इतनी मजबूत कंट्रीज होने के बाद भी 17 साल के बीच में साउथ अफ्रीकन ग्रुप्स में ही कहीं ना कहीं जाकर के जो अफ्रीकन ग्रुप है, अफ्रीकन ग्रुप से ही नाइजीरिया से भेंट होती थी। ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा मूव है इंडिया का कि जा करके और नाइजीरिया से अपने संबंध को मजबूत करेगी, जिससे वहां पे क्रूड ऑयल और हाइड्रोकार्बन से हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन पर जो हमारी अदर कंट्रीज की निर्भरता है वो कम हो सकती है और एक सेकंड ऑप्शन के रूप में नाइजीरिया इंडिया के रहेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नाइजीरिया में जवाहरलाल नेहरू गए थे सितंबर 1962 में, पहली स्टेट विजिट थी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी जाते हैं दिसंबर 2003 में और फिर मनमोहन सिंह 2007 में जाते हैं बायलेटरल स्टेट विजिट के लिए। और इसके बाद ठीक 17 साल बाद 2024 में पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जाते हैं और इंडिया नाइजर के संबंध को एक नए आयाम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसके पहले 2007 में, अक्टूबर 2007 में गए थे मनमोहन सिंह जी गए थे और फिर नवंबर में कौन गए हैं, नवंबर 2024 में पीएम मोदी गए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिएगा। इंडिया और नाइजीरिया का बायलेटरल ट्रेड स्टैटिक्स है ये यूएस डॉलर का। ठीक है, इतना नहीं, हम 2019 से पकड़ते हैं। कहां से पकड़ते हैं, 2019 से हम पकड़ते हैं। ठीक है, इंडिया ने एक्सपोर्ट कितना किया था, तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था 2019 में वो 3,609 यूएस अमेरिकन डॉलर, मिलियन अमेरिकन डॉलर 3,609। और इंपोर्ट कितना किया था, 10,213 यूएस मिलियन अमेरिकन डॉलर। यानी हमने एक्सपोर्ट कम किया, इंपोर्ट ज्यादा किया, यानी यहां पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था हमारा वो कैसा था, नेगेटिव। कैसा था, नेगेटिव। ठीक, फिर 2020-21 में आता है और 2020-21 में कोरोना की वजह से ट्रेड भी थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि श्रिंक हो गई थी इकोनॉमी। और 2020-21 के आसपास हम जानते हैं एक्सपोर्ट हमने कितना किया, 3,134 यूएस 3,134 मिलियन यूएस अमेरिकन डॉलर। और एक्सपोर्ट कितना किया, तो 5,672
मिलियन अमेरिकन डॉलर। यानी हमने एक्सपोर्ट किया है 3134 और इंपोर्ट किया है 5672, अर्थात हमने लिया ज्यादा है दिया कम है। और यहाँ भी हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसी रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसी रही है, वो नेगेटिव। लेकिन कंपैरेटिवली गैप अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली गैप थोड़ा सा कम हुआ है। यहाँ पर लगभग 6,500 का जो गैप पड़ रहा है वो यहाँ पर जाकर के 2,500 हो गया। उसके बाद फिर से 2021-20 में दोनों के फिर से कहते हैं कि जो इकोनॉमी थी पटरी पर आती है और ट्रेड फिर से मेंटेन होता है। और इस समय जो हमने एक्सपोर्ट किया वो 4,663 मिलियन अमेरिकन डॉलर का किया और हमने इंपोर्ट कितना किया 10,291 अमेरिकन डॉलर, यानी 10,291 मिलियन अमेरिकन डॉलर से हमने इंपोर्ट किया। यहां भी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ हमारा नेगेटिव। और फिर से हमारा कितना पहुंच गया, ये लगभग 6,500 हम क्या रहे, लॉस में रहे। हमने इंपोर्ट क्या किया, इंपोर्ट हमने क्या किया कि कम की ज्यादा किया और एक्सपोर्ट हमने क्या किया, कम किया। इसी वजह से हम क्या रहे, हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट में नाइजीरिया के साथ नेगेटिव रहे। लेकिन 2022-23 में यहां से सिनेरियो थोड़ा सा बहुत अच्छा हो रहा है और मैं कहूंगा कि इसको 2023-24 में और भी सही करना चाहिए और ये लगभग इक्वल पे लाना चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को। यहाँ पर हमने जो एक्सपोर्ट किया है अर्थात जो हमने बेचा है वो 5,159 मिलियन अमेरिकन डॉलर का हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, हमने बेचा। और हमने इंपोर्ट कितना किया, 6,692, यानी हमने 6,692 मिलियन अमेरिकन डॉलर का हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और, ये तो अच्छी चीज है कि लगभग हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है नेगेटिव था, उसमें नेगेटिव का जो गैप था, नेगेटिव तो अभी भी है, लेकिन जो गैप था वो गैप हम लगातार कम करते हुए आ रहे हैं अगर हम 2021-22 को छोड़ देते हैं। लेकिन एक चीज हमें और देखनी चाहिए कि 2021-22 में जहां हमारा ट्रेड 14,954 मिलियन अमेरिकन डॉलर का हुआ था, वो घट करके 2022-23 में 11,852 मिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया। ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रेड है नाइजीरिया से वो घट रहा है, जो इंडिया के लिए सोचने का विषय हो सकता है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ये तो सही है, लेकिन किसी भी कगार पे इंडिया को अपना जो ट्रेड है, ट्रेड का जो डिजिट है, इस डिजिट को कम नहीं होने देना है। कम किसको करना है, कम करना है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंतर को, और जल्द ही भारत को पॉजिटिव की तरफ, बैलेंस ऑफ पेमेंट में पॉजिटिव की तरफ जाना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छा कह सकते हैं हम इन्वेस्टमेंट एरिया हो सकता है नाइजीरिया इंडिया के लिए। वहां पर इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट, डिफेंस और एजुकेशन में इन्वेस्ट करें और जिससे नाइजीरिया से इसके संबंध स्टैब्लिश होंगे और नाइजीरिया क्रूड ऑयल और हाइड्रोकार्बन में और भी ज्यादा कह सकते हैं कि अच्छा, जब वो इंडिया इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग और डिफेंस और एजुकेशन में इन्वेस्ट करेगी तो कहीं ना कहीं इजिली इंडिया को क्रूड ऑयल में एक्सट्रैक्ट करने का राइट वहां से मिल जाएगा, जो इंडिया की ट्रेडिंग में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इस तरीके से इंडिया अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गैप को कम कर सकती है। भाई जितना आपने क्रूड ऑयल और हाइड्रोकार्बन में लिया है वहां से जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो रेट भी कम हो जाएगा, तो इंपोर्ट कम हो जाएगा, और जब आप डिफेंस वगैरह उनको इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो अब काम इसी पे करना चाहिए इंडिया को कि क्रूड ऑयल वगैरह को इंपोर्ट तो करे, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर इंस्टीट्यूशन करे, वहां पर क्या करे, अपनी मार्केट एस्टेब्लिश करे, जिससे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट भी वहां पर हो सके। इसके अलावा हुआ क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नाइजीरिया ने ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, हमेशा नाम जरूर याद रखिएगा, यूटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। ये नाइजीरिया देश का
दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। और जाते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था भारत जो है वो लोकतंत्र की जननी है, तो नाइजीरिया भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का। ये दोनों के संबंधों को स्पष्ट करता है किस तरीके से डेमोक्रेसी भी दोनों ही कंट्रीज में एक जैसी है और दोनों की कॉमन है। ठीक है, सॉफ्ट पावर को मोदी जी वहां पर मजबूत करने का प्रयास कर रहा है और इसको मिलने के बाद मोदी जी के पास लगभग 17 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 17 इंटरनेशनल अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास हैं। इस तरीके से ये मिलने के बाद 17 हो गया और ये सेकंड देश का, नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, इस तरीके से नाइजीरिया में ये सारी चीजें हुई थी, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए और हमें इंडिया नाइजर के रिलेशनशिप में ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए। और जो गैप हमने देखा है, जो काफी कम किया है हमने जाकर के 22-23 में, लेकिन हमारा ओवरऑल जो ट्रेड है वो घटा है, उसको भी हमें बढ़ाना चाहिए और दोनों के बीच में जो गैप हुआ है उस गैप को भी हमें क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इंडिया और नाइजीरिया के रिलेशनशिप को देख सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल मत भूलिएगा कि वहां पर 17वां अवार्ड मिला हुआ है, 17वां इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है किसको? नरेंद्र मोदी को। नाम क्या है? कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ठीक है, तो आज हमने इंडिया नाइजर रिलेशनशिप पे बात की है। अब हम 1-2 दिन का गैप करके एक वीडियो में और डालूंगा, वो होगा अभी जो एक्ट आया हुआ है बुलडोजर से संबंधित, जिसे हम लोग बुलडोजर जस्टिस कहते हैं, उस पर एक हम वीडियो डालेंगे और फिर उसके बाद हिस्ट्री के लिए काम चल रहा है, हिस्ट्री का कंप्लीट होते ही हिस्ट्री का वीडियो लेकर के आएंगे दिसंबर से। तो चलते हैं, आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रीच होगा।